आप सभी का सादर अभिवादन। मैं हूं MC हरवार और आप देख रहे हैं संविधान के शोर यूट्यूब चैनल पर संविधान सीरीज। अभी तक आर्टिकल 20(2) के अंतर्गत एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं देने के संवैधानिक प्रावधान हैं। इस पर हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। इससे संबंधित जानकारी संविधान के शोर यूट्यूब चैनल पर 67 नंबर के वीडियो में उपलब्ध है। क्या किसी अभियुक्त को संविधान के आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत संरक्षण दिए गए हैं? क्या किसी अपराधी पर न्यायालय में अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए उस पर दबाव बनाया जा सकता है? क्या किसी अपराधी का नारकोटिक विश्लेषण, पॉलीग्राफ, मस्तिष्क चित्रण और ऐसे ही अन्य परीक्षण बिना उसकी अनुमति के कराए जा सकते हैं? आज हम यही सब संविधान के आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। चर्चा करने के पूर्व आर्टिकल 20(3) में संविधान के मूल शब्द क्या हैं, सर्वप्रथम हम यही जानते हैं, जो इस प्रकार हैं। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी ए विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। हिंदी में समझें तो किसी भी व्यक्ति को जिस पर कोई अपराध लगाया गया है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आज इसी आर्टिकल को सरल रूप से हम सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका आशय क्या है। आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत वह व्यक्ति जिस पर कोई अपराध लगाया गया है, स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए न्यायालय में बाध्य नहीं किया जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति जब तक निर्दोष माना जाता है तब तक उसे न्यायालय द्वारा अपराधी सिद्ध नहीं कर दिया गया हो। अपराधी के अपराध को सिद्ध करने का भार अभियोजक के ऊपर होता है। अभियुक्त को अपनी इच्छा के विरुद्ध कोई साक्ष्य देने की न्यायालय में आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत किसी भी अपराधी को संरक्षण तभी मिलेगा जब वह व्यक्ति अपराध में लिप्त या अभियुक्त हो, उसे अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर किया गया हो या उसे अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किया जाए। यदि इस तरह की परिस्थितियां हों तो अपराधी को संविधान के आर्टिकल 20(3) का लाभ प्राप्त हो जाएगा। 20(3) का संरक्षण केवल अपराध के अभियुक्त को ही प्राप्त है। जब तक कि कोई व्यक्ति अपराध का अभियुक्त ना हो, आर्टिकल 20(3) के संरक्षण का दावा नहीं कर सकता। यह सिविल कार्रवाई में आर्टिकल 20(3) लागू नहीं होता है। सीमा शुल्क अधिनियम या विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के अधीन कार्रवाई, इन कार्रवाइयों पर संविधान के आर्टिकल 20(3) का लाभ नहीं दिया जा सकता है। अमेरिका एवं इंग्लैंड में अभियुक्त एवं गवाहों दोनों को ही संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन संविधान में सिर्फ अभियुक्त को ही संवैधानिक संरक्षण दिया गया है। आर्टिकल 20(3) अभियुक्त पर अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने के विरुद्ध है, अर्थात न्यायालय में अभियुक्त को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यह आर्टिकल 20(3) में स्पष्ट है। किंतु यदि अभियुक्त खुद की इच्छा से साक्ष्य देता है तो वह न्यायालय में अपना साक्ष्य दे सकता है, यह वर्जित नहीं है। स्वयं की इच्छा से दिए गए साक्ष्य में कोई दबाव का प्रश्न नहीं उठता है। अपराधी पर स्वयं के ऊपर साक्ष्य देने के लिए किसी प्रकार का दबाव उस पर नहीं डाला जा सकता। उसके ऊपर दबाव के विभिन्न रूप हो सकते हैं, जैसे अभियुक्त को शारीरिक मानसिक यातनाएं देना, यह दबाव का एक प्रकार है। जैसे उसे भूखा रखना, उसको धमकी देना या मारना, या उसके बच्चे, उसकी पत्नी को घर आने की उसको धमकी देना इत्यादि। यह अपने ही विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए अभियुक्त पर दबाव बनाए जाने की परिस्थितियां हैं। ऐसी किसी भी प्रकार की घटनाएं अभी उसके साथ ना घटित हों, संविधान का आर्टिकल 20(3) उसे संरक्षण प्रदान करता है। उसके साथ इस प्रकार की कोई दबावपूर्ण कार्रवाई प्रशासन के द्वारा नहीं की जा सकती। क्या आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत अपराधी के साथ नारकोटिक्स, पोलोग्राफी, ब्रेन फिगर प्रिंटिंग परीक्षण इत्यादि कराए जा सकते हैं? उच्चतम न्यायालय द्वारा श्रीमती सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 ऑपरेटिंग पैरा 1974 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए एक फैसले को हम आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत जानने की कोशिश करते हैं। और यह फैसला उच्चतम न्यायालय के 3 जजों
की बेंच ने दिया। जस्टिस के.जी. बालकृष्ण चीफ जस्टिस थे, जस्टिस आर.वी. रविंद्रन, जस्टिस जे.एम. पांचाल द्वारा सर्वसम्मति से दिनांक 5 मई 2010 को फैसला दिया गया। मूल प्रकरण यह है कि वर्ष 2004 में श्रीमती सेल्वी और अन्य ने उच्चतम न्यायालय में अपील की तथा आपत्तियां उठाई तथा कहा कि अभियुक्त की सहमति के बिना नारकोटिक्स पॉलीग्राफ और ब्रेन फिगर प्रिंटिंग परीक्षण किए गए हैं। ये वैज्ञानिक तकनीकें खेदजनक और कथित तौर पर जांचकर्ताओं द्वारा 3rd डिग्री विधियां उपयोग में लाई गई हैं। इससे अभियुक्तों को दिए गए संविधान के आर्टिकल 20(3) का उल्लंघन होता है। पुलिस ने बचाव में कहा कि भविष्य में आपराधिक गतिविधियों को रोकने में इस तरह के टेस्ट करने से मदद मिलेगी। उन परिस्थितियों में जहां सामान्य साधनों के माध्यम से सबूत इकट्ठा ना हो या मुश्किल हो जाए तो इन तकनीकों का उपयोग होता है, जिसमें शारीरिक कोई परेशानी नहीं की जाती है। उच्चतम न्यायालय के 3 जजों की बेंच ने अपने फैसले में यह मानते हुए कि किसी भी व्यक्ति को जबरन किसी भी तकनीक के अधीन नहीं किया जाना चाहिए, वह आपराधिक मामलों में जांच के संदर्भ में हो या अन्यथा किसी और प्रकरण में, ऐसा करना व्यक्तिगत स्वतंत्रता में अनुचित घुसपैठ के समान होगा। हालांकि हम आपराधिक न्याय के संदर्भ में अपेक्षित तकनीकों के स्वैच्छिक प्रशासन के लिए सहमत हैं, बशर्ते कि कुछ सुरक्षा उपाय भी किए जाने चाहिए। यहां तक कि जब अभियुक्त ने इसमें किसी भी परीक्षण से गुजरने के लिए सहमति नहीं दी है तो परीक्षण के परिणाम को स्वयं साक्ष्य के रूप में स्वीकार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। हालांकि साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 27 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 2000 में अभियुक्त पर पॉलीग्राफ टेस्ट, जिसे लाई डिटेक्टर टेस्ट कहते हैं, के प्रशासन के लिए दिशा निर्देश प्रकाशित किए थे। इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए और इस तरह के सुरक्षा उपायों को अपनाया जाना चाहिए। नार्को एनालिसिस तकनीकी और ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल परीक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश दिए जाते हैं और उन दिशा निर्देशों को पालन करना होगा। आरोपी की सहमति के आधार पर कोई लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जाना चाहिए। आरोपी को एक विकल्प दिया जाना चाहिए कि वह इस तरह के परीक्षण का लाभ क्या उठाना चाहता है। यदि अभियुक्त लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए स्वेच्छा से अपनी सहमति देता है तो उसे एक वकील तक पहुंच प्रदान करने की छूट होनी चाहिए और इस तरह से परीक्षण के शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी निहितार्थ को पुलिस और उसके वकील द्वारा समझाया जाना चाहिए। तीसरा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सहमति दर्ज की जाना चाहिए। चौथा, मजिस्ट्रेट के समक्ष सुनवाई के दौरान जिस व्यक्ति पर सहमति व्यक्त की गई है उसका विधिवत रूप से प्रतिनिधित्व एक वकील के द्वारा किया जाना चाहिए। पांचवा, सुनवाई के दौरान संबंधित व्यक्ति को स्पष्ट शब्दों में यह बताया जाना चाहिए कि जो बयान दिया गया है वह मजिस्ट्रेट के लिए इकबालिया बयान नहीं होगा बल्कि पुलिस को दिए गए बयान की स्थिति होगी। छठवां, मजिस्ट्रेट हिरासत से संबंधित सभी कारकों पर विचार करेगा जिसमें हिरासत की अवधि और पूछताछ की प्रकृति शामिल है। सातवां, लाई डिटेक्टर टेस्ट की वास्तविक रिकॉर्डिंग एक स्वतंत्र एजेंसी जैसे अस्पताल इत्यादि के द्वारा की जाएगी और एक वकील की उपस्थिति में यह आयोजित की जाएगी। आठवां, प्राप्त जानकारी के तरीका के एक पूर्ण चिकित्सा और तथ्यात्मक विवरण में इसको रखा जाना चाहिए। इस प्रकार श्रीमती सेल्वी एवं अन्य के द्वारा दायर अपीलों को उच्चतम न्यायालय की 3 जजों की बेंच द्वारा दिनांक 5 मई 2010 को फैसला सुनाया गया एवं कर्नाटक सरकार को निर्देश जारी किए गए। तो साथियों, यह थी उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 20(3) के अंतर्गत एक फैसले की जानकारी जो आपको प्रस्तुत की गई है। जल्दी ही हम अगले आर्टिकल 21 के अंतर्गत संविधान में क्या प्रावधान है उक्त जानकारी के साथ पुनः उपस्थित होंगे। अंत में अतिरिक्त जानकारी से आपको ध्यान में लाना चाहते हैं कि भारतीय दंड संहिता 1807, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, यूपीए एक्ट, एनएसए एक्ट इत्यादि, क्योंकि जागरूक नागरिक होने की बात इसका अध्ययन हमें करते रहना चाहिए। भारतीय दंड संहिता अधिक जानकारी के संविधान के स्वरूप यूट्यूब चैनल पर सभी वीडियो उपलब्ध हैं। अंत में अनुरोध है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया संविधान के स्वर यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। एक बार पुनः आपको बहुत बहुत अभिवादन। जल्द ही हम एक अगले आर्टिकल के साथ आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।